ये बात है सन 1911 की, जब करीब 500 सालों से दिल्ली का तख्त राजपूतों और चौहानों के राज में फल फूल रहा था। पर एक दिन एक टर्किश राजा मोहम्मद घोरी की नजर इस आबाद शहर पर पड़ती है और फिर वो इसे हासिल करना ही अपने जिंदगी का इकलौता मकसद बना लेता है। वो अपनी लाखों की सेना लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर देता है, पर हमारे राजा उसे बुरी तरीके से हरा कर भगा देते हैं। पर ना तो वो जानते थे और ना ही पूरा देश ये जानता था कि मोहम्मद घोरी ही वो इंसान बनने वाला है जो भारत की इतिहास की रूख हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगा। वो फिर से एक बार 1192 में दिल्ली में हमला करता है और इस बार टरेन की लड़ाई में वो पृथ्वीराज चौहान से जीतकर दिल्ली को हासिल कर लेता है। और फिर उसके बाद क्या होता है? और यहाँ पर एक सवाल भी उठता है कि आखिर पांडवास से लेकर मुगलों और मुगलों से लेकर मंगोल्स तक हर कोई दिल्ली के तख्त के पीछे क्यों पड़े थे? आखिर ये इतना जरूरी क्यों था कि इसे पाने की चाह में एक बेटा अपने सगे बाप को मारने से भी नहीं कतराता? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक दिल्ली के तख्त पर 50 से भी ज्यादा अलग अलग राजवंश के राजा बैठ चुके हैं, कुछ धोखेबाजी से तो कुछ अपनों का खून बहा के। पर आखिर ये जुनून सिर्फ दिल्ली के लिए है क्यों? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए डूबते हैं हमारे अतीत में, जानते हैं दिल्ली सल्तनत के खूनी इतिहास के बारे में। इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड दिल्ली सल्तनत द कंप्लीट हिस्ट्री। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। धनी ऐप 25 लाख से भी ज्यादा कोविड केयर हेल्थ किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी फ्री में, ताकि हम बेहतर तरीके से इस पैंडेमिक के साथ डील कर सके। इसमें मेडिसिन होंगे विटामिन सी, विटामिन D3, जिंक और पैरासिटामोल के, विच आर ऑल रिकमेंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये किट ना सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, बल्कि फीवर और बॉडी एक को भी कम करता है। और आप इस किट को धनी ऐप या dhani.com से खुद भी ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, आप एक डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हो ऑन धनी ऐप, ऑल फॉर फ्री, वो भी अपने सहूलियत के हिसाब से। दूसरों को बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले खुद को बचा के। अभी धनी ऐप को डाउनलोड करिए, कोविड केयर हेल्थ बैनर पर क्लिक करिए इन दी हेल्थ सेक्शन एंड प्लेस योर ऑर्डर। और प्लीज एक दूसरे की हेल्प करिए बाय शेयरिंग दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, क्योंकि आपको क्या पता, शायद किसी जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सके और उसको मदद मिल सके। पैंडेमिक से हम बस जीत ही चुके हैं, इट्स टाइम टू स्टेप अप फ्रेंड्स एंड हेल्प ईच अदर। और धनी ऐप इस फाइट में बिल्कुल हमारे साथ है। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हुई थी। ये एक ऐसी कहानी है जहां दिल्ली का सबसे पहला सुल्तान असल में पहले गुलाम हुआ करता था और उसी ने बीज बोया एक ऐसे राजवंश का जिसने दिल्ली के तख्त पर पूरे 84 इयर्स तक हुकूमत की और भारत का नक्शा तक बदल डाला। इस राजवंश की शुरुआत 1206 में मोहम्मद घोरी के मौत के बाद हुई और उनके उत्तराधिकारी ने घोरी के सबसे वफादार गुलाम और लेफ्टिनेंट जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सबसे पहला सुल्तान घोषित कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम होने की वजह से वो दिल से बहुत ही नेक था और हमेशा अपनी प्रजा को युद्ध जीतने के बाद तोहफे दिया करता था, जिस वजह से लोग उन्हें प्यार से लख बख्श भी कहते थे। और वो हमारे लिए कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्मारकें छोड़ गया जिसे आज दुनिया भर से लोग देखने आते हैं, जैसे कि विश्व प्रसिद्ध कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा जैसे मस्जिद। काफी खुशहाली में उनका राज्य चल रहा था, पर बस सिर्फ 5 साल राज करने के बाद 1210 में ऐबक की पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर मौत हो गई। इसके बाद 1211 में उनके दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने गद्दी संभालना शुरू कर दिया। अब अगर देखा जाए ना तो सही मायने में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत इल्तुतमिश ने ही की थी, क्योंकि इन्होंने अपने राज के दौरान अपनी राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली बना दिया, जो कि एक काफी मेजर चेंज था। एंड ऑब्वियसली दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली तो आना ही है। पर इल्तुतमिश अपने ससुर की तरह अपने राज्य को और बढ़ाने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि उनका ज्यादा ध्यान उनके राज्य में चल रहे समस्याओं को सुलझाने में रहता था। एक्सपेंशन नहीं बल्कि सैटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट में वो फोकस करते हैं। पर भले ही उन्होंने दूसरे राज्यों पर हमला नहीं किया हो, वो किसी और को अपने राज्य पर हमला करने का मौका भी नहीं देते थे। इनफैक्ट इतिहास में सबसे ज्यादा उनको गेंगिस खान को इंडिया पर आक्रमण करने से रोकने के लिए जाना जाता है। और गेंगिस खान कितना ही क्रूर रूलर था ये तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो उसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसे आप ये वीडियो खत्म होने के बाद ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हो। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, साथ ही इल्तुतमिश अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव बदलाव लाने के लिए भी जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल चालीसा या चाहलगनी को बनाने के लिए, जो उस समय आज के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरह काम करता था। उसके कोर्ट में 40 मंत्रिमंडल बैठते थे जो राज्य के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में सुल्तान को सलाह मशवरा देते थे। इतना ही नहीं, साथ में अपनी फौज के लिए उन्होंने इक्ता सिस्टम भी बनाया था, जहां हर सैनिक को उनके पोजीशन के हिसाब से पगार मिलती थी। उनकी मौत के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी उनकी सबसे बड़ी बेटी रजिया सुल्ताना के हाथों में आई, जो दिल्ली की
सबसे पहली और आखिरी महिला सुल्तान बनी। पर आज ही की तरह उस समय भी लोग औरतों की कामयाबी से जलते थे और हमेशा उसके अच्छे कामों को नजरअंदाज कर देते थे। रजिया के भी सुल्तान बनने पर कई लोगों ने विरोध किया और उसके 4 सालों के शासन के बाद ही 1240 में उसके भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह ने उसे मार दिया। इसके बाद कई सुल्तान आए और कहीं गए, पर कोई भी दिल्ली के गद्दी को संभाल नहीं पाया। लेकिन फिर 1266 में मामलुक राजवंश की गद्दी पर बैठा एक ऐसा खतरनाक सुल्तान जिसने 21 सालों तक दिल्ली पर अपना हुक्म बनाए रखा। उसका नाम था घियासुद्दीन बलबान। बलबान ने आते ही इल्तुतमिश के चालीसा सिस्टम को हटाकर हर राज्य में अपने जासूसों को तैनात कर दिया और एक बहुत ही ताकतवर सेना खड़ी कर दी। बलबान खुद को बस सुल्तान ही नहीं बल्कि जिले इलाही यानी भगवान मानता था और जो भी उसके खिलाफ जाता मानो उसकी मौत निश्चित हो जाती थी। पर फिर भी बलबान 1287 में मंगोलों को भारत आने से नहीं रोक पाया। उन मंगोलों को जिनको बलबान के पूर्वजों ने इतने सालों से भारत के बाहर रोक कर रखा था। कुछ सालों बाद ही बलबान की मौत के बाद उनके 17 साल के पोते मुइजुद्दीन कैकाबाद को नया सुल्तान बनाया गया। पर वो इतने कमजोर और कायर थे कि उन्हें दिल के दौरे से कमजोरी आने पर उनके जागीरदार जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने उस मौके का फायदा उठा के 1290 में उन्हें मार डाला। मुइजुद्दीन कैकाबाद तो मर चुके थे और उनका बेटा बस सिर्फ 3 साल का था और ऐसे में फिरोज खलजी ने तख्त को छीन लिया, मामलुक राजवंश का अंत कर दिया और दिल्ली पर अब लहराने लगा खलजी सल्तनत का परछाम। खलजी सल्तनत सबसे ताकतवर, खौफनाक और तानाशाही सल्तनतों में से एक था, जिसने 1290 से लेकर 1310 तक भारत के कई राजा महाराजाओं को लूटकर पूरे देश में आतंक फैला रखा था। पर खलजी सल्तनत दिल्ली की एक इकलौती ऐसी सल्तनत थी जिसने अपना परछाम बस दिल्ली के तख्त पर बैठे बैठे ही देश के दक्षिण भागों से लेकर पश्चिम भागों तक लहराया था। मामलुक सल्तनत का खात्मा करके फिरोज खलजी ने अपना शासन 1290 से लेकर 1296 तक चलाया। वो हमेशा से अपनी प्रजा के लिए एक होनहार और विनम्र सुल्तान रहे, पर वो तकरीबन 70 साल के थे और सही वक्त देखकर 1296 में उनके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उनको मारकर सुल्तान की गद्दी छीन ली। काइंड ऑफ लाइक कर्मा, राइट? बेटा बाप से वही सीखेगा जो बाप उसे सिखाएगा। और अब इतिहासकारों के अनुसार खलजी सल्तनत का असल विकास अलाउद्दीन के आने पर ही हुआ। पर अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन सुल्तान कम और लुटेरा ज्यादा था, क्योंकि उसने एक अशोका सम्राट जैसा बड़ा राज्य तो स्थापित कर लिया था, पर उसके राज में लगातार वो गुजरात, रणथंभोर, चित्तौड़गढ़, देवागिरी, वारंगल, मदुराई जैसे राज्य को लूट रहा था। और इसी में उनके जनरल मलिक जफूर 1308 में वारंगल से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लूट कर ले आए। लूटपाट के साथ अपने 20 सालों के राज्य में अलाउद्दीन ने तकरीबन लाखों लोगों को जोर जबरदस्ती से इस्लाम कबूलवाया और जो कबूल ना करते उन्हें बड़े ही बेरहमी से चीर फाड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मार डाला। पर जो इंसान अपने खुद के घर वालों को भी नहीं छोड़ता था, वो दूसरों को तो क्या ही छोड़ेगा। बिल्कुल, अलाउद्दीन एक ऐसा इंसान था जिसे जिन भी अपने परिवार के सदस्य पर शक होता कि वो उसके खिलाफ साजिश रच रहा है, तो उसे वो बड़े ही बेरहमी और कातिलाना तरीके से आंखें निकालकर सर काट कर खत्म कर देता था। इंसानियत का तो पता नहीं, पर समझदारी शायद बहुत थी उसमें, क्योंकि उसने अपने राज्य में फ्री पॉलिसी यूज करके रोजमर्रा की चीजों का भाव कम करवाया, मार्केट्स को डेवलप किए और सबसे महत्वपूर्ण, उसने मंगोल्स को भारत में आने से रोक के रखा था। साथ ही उसने राजस्थान में अलाई फोर्ट और लड़ाई दरवाजा भी बनाया, जिसे देखने आज भी कई टूरिस्ट आते रहते हैं। इन सब के साथ जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि अलाउद्दीन बाइसेक्सुअल था और उसे अपने जनरल मालिक काफूर से बेहद लगाव था। और इतिहास के हिसाब से अलाउद्दीन के पास एक हैरम था जिसमें तकरीबन 70,000 से भी ज्यादा मर्द, औरतें और बच्चे थे, जिसके साथ वो जब चाहे, जो चाहे, जहां चाहे सब कुछ कर सकता था। पर हर बुरे सपने की तरह अलाउद्दीन का भी खात्मा हो गया और कहा जाता है उसे मारा गया उसके ही जनरल मालिक काफूर ने, उससे गद्दी हथियाने के चक्कर में। और दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उसे कोई जानलेवा बीमारी हो गई थी जिसके कारण उसकी मौत हुई और जनरल का कोई रोल नहीं था। वेल, इस बात की सच्चाई उसके लाश की तरह ही लापता है। उसकी मौत के बाद उसके 6 साल के बेटे शिहाबुद्दीन ओमार को सुल्तान बनाया गया और वो छोटा होने के कारण सारी सियासती ताकत मालिक काफूर के पास ही थी। पर अलाउद्दीन के बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और मंत्रियों को यह मंजूर नहीं था और इसीलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और मालिक काफूर को मौत के घाट उतार डाला और अपने छोटे भाई को हटाकर मुबारक शाह खुद सुल्तान बन गया।
पर मुबारक शाह अपने पिताजी से एक कदम आगे निकला। वो सुल्तान बनते ही पूरे समय दारू पी के या नशे में ही होता और पूरे समय लड़कियों की तरह तैयार होकर या तो पूरी तरीके से नंगे होकर ये महल में घुमा करता। और ये सब देखकर सबको ये समझ आ गया था कि सुल्तान बनने के कोई लायक नहीं है। और फिर 1330 में वो अपने जनरल खुसराव खान के हाथों मारा गया। पर मुबारक शाह ने अपने राज में कुछ बदलाव किए थे, जहां उसने गाजी मलिक को पंजाब का जागीरदार बनाया था, जिसने आगे चलकर खुसराव खान का कत्ल कर डाला और इससे खलजी सल्तनत का नामो निशान मिटा के वो तुगलक सुल्तनत का पहला शासक बन गया। इस सल्तनत ने दिल्ली पर सबसे ज्यादा राज किया 1320 से 1414 तक, यानी पूरे 94 इयर्स। और इसी सल्तनत का हिस्सा थे इतिहास के सबसे मशहूर और हमेशा कंफ्यूज रहने वाले सुल्तान, जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। और उन्हें ये खिताब देने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। वैसे तो इस शासन की शुरुआत गजी मलिक उर्फ घियाजुद्दीन तुगलक ने की थी, पर वो ज्यादा देर तक राज नहीं कर पाया क्योंकि 1325 में उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें मार दिया। और फिर शुरू हो गया इस सनकी सुल्तान का दौर। इसे सनकी इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो हमेशा बिना सोचे फैसले ले लेता और फिर खुद ही उन फैसलों पर मुकर जाता। और वैसे ही इसने एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया था और अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद यानी देवगिरी बना दी थी। इसके पीछे का कारण यह था कि मंगोल लगातार दिल्ली पर हमला कर रहे थे, तो उनसे बचने के लिए हमें थोड़ा और दूर चले जाना चाहिए और दौलताबाद तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। और इसी फैसले से उसने अपने सारे मंत्रियों को और अपने प्रजा को दौलताबाद चलने का हुक्म दे दिया। पर जैसे ही वो लोग वहां पर गए, दिल्ली पर ध्यान देने वाले कोई सुल्तान ना होने के कारण मंगोल्स लगभग दिल्ली पर कब्जा करने ही वाले थे। और जैसे ही मोहम्मद को अपनी गलती समझ में आई, मंगोल्स को भगाने के लिए वो वापस दिल्ली लौट आया दौड़ दौड़ कर। पर इस चक्कर में उसके राज्य का बहुत बड़ा नुकसान हो गया और माइग्रेशन के वक्त कई लोग बेमौत मारे गए। और जो दिल्ली कभी इतना संपन्न और अमीर हुआ करता था, वो अब गरीबी में जी रहा था। पर इनका सनकीपना यहाँ पर खत्म नहीं होता है। कम पैसे खर्च हो, इसीलिए उसने सोने चांदी के सिक्कों के बजाय पित्तल के सिक्के बनाने शुरू कर दिए और पित्तल सस्ता होने के कारण लोग नकली सिक्के बनाने लग गए। तो मोहम्मद ने फिर से सोने चांदी के सिक्के बनाना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं बल्कि मौत के वक्त भी उसने मुस्कुराते हुए अपनी प्रजा से ये कहा, सुल्तान को अवाम से आजादी मिली और अवाम को सुल्तान से। इसकी मौत के बाद दिल्ली के तख्त को फिर से एक काबिल सुल्तान मिला, जो था फिरोज शाह तुगलक। उसने सुप्रसिद्ध किला फिरोज शाह और कई शहर बांधे, जैसे कि फिरोज शाहपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, जहानपना एटसेट्रा। उन्होंने दिल्ली में दारुल शिफा अस्पताल बनाया जो मरीजों का मुफ्त में इलाज करता था। और भी उन्होंने कई समाज सुधारक काम किए, जैसे कि गरीब लड़कियों की शादी करवाने के लिए दीवाने खैरत का रूल बनाया, लोगों को रोजगार देने के लिए दीवाने बनागदन और बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए दीवाने इस्तिकाका। पर 37 इयर्स राज करने के बाद उनकी मौत हो गई और उनके बाद दिल्ली को संभालने के लिए कोई भी काबिल राजा नहीं था। और इसी का फायदा उठा के 1398 में टर्किश चीफ और मंगोल के शासक तिमुर ने दिल्ली पर हल्ला बोल कर दिया। और उस समय का जो सुल्तान था वो तैमूर से डर के भाग गया और बस 5 दिनों में तैमूर ने दिल्ली में ऐसा हाहाकार मचा दिया कि 2 लाख जितने लोग मारे गए, औरतों, बच्चों और मर्दों का सरेआम शोषण किया, कई लूटे गए तो कईयों को बंदी बनाकर ले जाया गया। और इस सब से उभरने के लिए दिल्ली को करीबन 100 साल लग गए। पर इतना सब होने के बाद भी तैमूर को दिल्ली के तख्त में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो वहां से निकल गया और दिल्ली का शासन अपने गवर्नर खिजर खान को दे दिया। और इसी के साथ अंत हुआ तुगलक सल्तनत का और पैदा हुआ दिल्ली का सबसे कमजोर सल्तनत, सईद सल्तनत। सईद सल्तनत दिल्ली पर राज करने वाला सबसे कमजोर सल्तनत था, जो अपने 37 इयर्स के राज में राज्य को सिर्फ 64 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ा ही नहीं पाया था। इस राजवंश के स्थापक खिजर खान की मौत के बाद कोई सक्षम सुल्तान नहीं था। ऊपर से उनका आखिरी सुल्तान आलम शाह बहलूल खान लोदी से लड़ते वक्त डर के भाग गया और पूरी सल्तनत बिना किसी लड़ाई के बहलूल लोदी के हाथों में आ गई। और इसी के साथ सईद सल्तनत का कमजोर राज भी खत्म हो गया और शुरुआत हुई लोदी सल्तनत की। लोदी सल्तनत ना सिर्फ बिना लड़ाई के सियासी गद्दी जीतने वाली पहली सल्तनत थी, बल्कि सारे सल्तनत टर्किश होने के कारण ये दिल्ली पर राज करने वाली पहली अफगानी सल्तनत थी। इनके पहले सुल्तान बहलूल लोदी के मौत के बाद इस राजवंश में एक ही काबिल सुल्तान था, उनका बेटा सिकंदर लोदी।
जिसने आगरा का सुंदर शहर बनाया और फिर उसे ही अपनी राजधानी भी बना दी। सिकंदर लोदी ने काफी अच्छे बदलाव भी लाए, जैसे कि अनाज पर से टैक्सेस हटा दिए, पर वो जबरदस्ती हिंदुओं को कन्वर्ट होने पर भी मजबूर करते थे इस्लाम धर्म में। पर इनका बेटा इब्राहिम लोदी जो आखिरी सुल्तान बना, उसके गुस्सैल और घमंडी स्वभाव की वजह से उसके सारे मंत्री उससे नफरत करते थे, क्योंकि बस सिर्फ शक के आधार पर वो अपने मंत्रियों का कत्ल कर देता था। उसके इसी स्वभाव की वजह से इब्राहिम के गवर्नर दौलत खान और चाचा अलाउद्दीन ने काबुल के शासक बाबर को भारत आने का न्योता दिया और कहा कि वो इब्राहिम को हराकर दिल्ली का तख्त उससे छीन ले। और फिर क्या, बाबर 1526 में इब्राहिम के खिलाफ पानीपत की लड़ाई जीत गया और उसी के साथ लोदी साम्राज्य का भी सूरज ढल गया और पूरे देश पर छा गई एक ऐसे सूरज की रोशनी जो आने वाले कई सौ साल हम पर राज करेगी। मैं बात कर रहा हूँ द मुगल सल्तनत की। अब फ्रेंड्स, इस पूरी कहानी में एक चीज तो साफ हो गई कि ताकत और गद्दी सगे संबंधियों से भी बढ़कर होती है और उसी के चक्कर में न जाने कितने लोगों ने खुद के घर वालों को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की गद्दी पाने के जुनून में। पर दिल्ली में आखिर इतना क्या खास था? तो दरअसल बात यह है ना कि राजपूतों के समय दिल्ली को एक बहुत ही जरूरी कमर्शियल सेंटर माना जाता था, जहां देश भर के सारे व्यापारी व्यापार करते थे और सारे सिक्के भी यहीं पर छापे जाते थे, जिस वजह से दिल्ली सबसे अमीर शहरों में से एक था। और दिल्ली सल्तनत के समय उनके देश भर के सारे राज्यों को वो दिल्ली में बैठकर ही संभालते थे। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर दिल्ली पर कोई कब्जा कर ले तो वो आसानी से उससे जुड़े हुए बाकी के राज्यों को भी कंट्रोल कर सकता था। सो इट वाज लाइक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। और फ्रेंड्स, यही वजह थी कि दिल्ली इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। अब फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो मुगल सल्तनत तक छोड़ दिया है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मुगल सल्तनत पर मैं अलग से ही एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि उसका इतिहास अपने आप में एक काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन हिस्ट्री में। तो अगर आप उस टॉपिक पर भी एक वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताना और मैं बहुत ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट मुगल एम्पायर पर भी आपके लिए पेश करूंगा। और अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। काफी मेहनत लगती है सारे फैक्ट्स ढूंढ कर निकालने में और एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ जान सके। और अगर नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब भी कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, क्योंकि ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले वीडियोस हम यहाँ पर रेगुलरली डेली बेसिस पर अपलोड करते रहते हैं और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा उसका। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।